एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक बहुत थ्योरीज पढ़ी है। वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जियोमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोन पेयर आने से क्या हो जाता है, बीएसीपीआर। इसके अलावा यदि डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लोन पेयर भी है, तो इस स्थिति में पी एंड एस करेक्टर के चेंज होने से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ट्राई मिथाइल अमोनिया के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ट्राइसिलाइल अमोनिया। यदि आप लोग इन दोनों कंपाउंड्स को देख रहे हो तो दोनों में सेंट्रल एटम पे सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों पे एक एक लोन पेयर और तीन तीन सिग्मा बॉन्ड हैं। इसमें भी आप लोगों को 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, इसमें भी आप लोगों को 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे। एज एक्सपेक्टेड हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा दोनों sp3 होने चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू VACPR, क्योंकि एक लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सेम है, तो इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, इसकी शेप होनी चाहिए पिरामिडल और एंगल होने चाहिए नियरली 109 डिग्री से थोड़े कम। ठीक, तो इसमें तो सब ठीक था, इसकी शेप पिरामिडल थी और इसमें एंगल भी नियरली 109 डिग्री थे। लेकिन ट्राइसिलाइल अमोनिया जो इसका जब ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब देखा गया, तो इसकी शेप कुछ ऐसी मिली, मतलब यहाँ पे एंगल थे 120 डिग्री। ये क्या मजाक है। हमने तो ये पढ़ा है कि यदि sp3 है तो भैया इसे पिरामिडल होना चाहिए। ये तो sp2 वाले करेक्टर हैं, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप या जियोमेट्री है, ये तो 120 एंगल और ये प्लेन पे जुड़े हुए हैं, ये तो sp2 वाले करेक्टर हैं। ये कैसे हो गया? क्या हाइब्रिडाइजेशन गलत थ्योरी है? क्या मैंने गलत पढ़ा दिया या आप गलत पढ़ गए? हुआ क्या? ऐसे ही एक और कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं एक कार्बोनेट बना रहा हूँ। कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। इस कार्बोनेट के साथ यदि हम थ्योरेटिकल डेटा पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, इन्हें मैं नेम दे देता हूँ, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। हमें दिख रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। आप लोग जानते हो कि जैसे ही बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बीच में लेंथ घटेगी, मतलब दो एटम्स के बीच में जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस घटेगी। दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, और ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरीज। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है प्यारे बच्चों। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है? तो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कहती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहते हैं कि इन तीनों पे, ये जो तीनों के तीनों ऑक्सीजन हैं, इन तीनों पे और कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। इन सभी के बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। ये आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ कैसे है, ये क्या माजरा है? तो यही समझने के लिए आज हम लोग एक बेहद शानदार थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी का नाम है रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इससे 50 नए मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हर एक थ्योरी में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराता हूँ। आज भी मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एवरेज चार्ज कैसे निकालते हैं, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, कहाँ तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे प्योर कॉन्सेप्ट की, रियल कॉन्सेप्ट्स की। दूसरी बात, आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस की बेसिक थ्योरी से।
तो प्यारे बच्चों, रेजोनेंस या एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स को स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे ढीठ होते हैं जिनकी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से आप लोग उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उन सबको देखते हुए हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये बड़े ढीठ टाइप के कंपाउंड हैं, ये सीधे कंपाउंड नहीं है। अभी तक आप लोग सीधे कंपाउंड को पढ़ते आ रहे हो, अभी तक आपका पाला सीधे कंपाउंड से पढ़ा है, जिनका एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही सारे रिजल्ट दे देता है। आज हम लोग उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिनके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पहले इमेजिन करने पड़ेंगे पेपर पे, फिर हमें पता चलेगा रियल स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर दीज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली बात, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम एक ही कंपाउंड के एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके सभी एटम्स की लोकेशन को फिक्स होना चाहिए, उसका नेट चार्ज फिक्स होना चाहिए, उस पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके नंबर को फिक्स होना चाहिए। मतलब आप और कोई चेंज करके नहीं देखोगे कि एक एटम को यहाँ लगा के देखते हैं, फिर एटम को दूसरी जगह लगा के देखते हैं। ये नहीं करना है, कंपाउंड वही रखना है, एटम्स वही रखने हैं, लोकेशन वही रखनी है। सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स को देखना है कि उनका एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल है कि ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, CS मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड बी करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर्स। कहीं भी गलत लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप लोग, हमेशा परफेक्ट लुईस स्ट्रक्चर्स बनाओगे। पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स, जिन्हें आप लोग न्यूक्लियस भी कह सकते हो, न्यूक्लियस शुड बी सेम। पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कंपाउंड बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक दूसरा कंपाउंड बना दिया आप लोगों ने CH3 CH पॉजिटिव, ये नहीं चलेगा भैया। इट इज़ नॉट करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ द साइन ऑफ रेजोनेंस, है ना। ये इस तरह का एक एरो बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों तरफ आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दीज बोथ आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं करना है, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करनी है, एक ही कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स की लोकेशन को बदल के देखना है। नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी सेम। किसी भी मॉलिक्यूल में आप लोग चार्ज क्रिएट करते हो तो ध्यान रहे नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का मैं एक लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और इस स्ट्रक्चर में मैंने एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, लेकिन मैंने ख्याल रखा कि मैंने एक नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया क्योंकि इनिशियल मॉलिक्यूल कैसा था, न्यूट्रल था। नेक्स्ट रूल, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स should be same in all molecules। जैसे आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर बनाना है नाइट्रोजन पे, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक मैंने डॉट बनाया है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं इसका कोई लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बना रहे, वो कहीं भी चेंज नहीं हो। जैसे आप लोग देख रहे हो मैं दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, मतलब ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही आप लोगों को ख्याल रखना है कि कोई भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाना जिसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा हो किसी का, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मतलब करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। अब अंतिम बात यह है कि ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल और इमेजनरी क्या हो गया ये, इमेजनरी स्ट्रक्चर्स, देयर इज नो
रियल एग्जिस्टेंस किसी भी एक लुईस स्ट्रक्चर का ऑफ एनी सी एस, किसी भी एक लुईस स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। द रियल मोलिक्यूल इज, द रियल मोलिक्यूल और कंपाउंड मोलिक्यूल और आयन और कंपाउंड इज overall structure and this structure is called resonance hybrid। resonance hybrid मतलब वो जो ओवरऑल कंपाउंड है ना वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है, सब इमेजिनेशंस हैं। हम पेपर पे बना के देख रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है पाई बॉन्ड को रोटेट करने की। तो कुल मिला के यदि आप लोग ओवरऑल की बात करो ना, ओवरऑल हमने क्या सीखा? ओवरऑल हमने ये सीखा कि वी कैन कन्वर्ट द लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड और वाइस वर्सा। मतलब आप लोगों को सिंपली एक काम करना है प्यारे बच्चों, या तो लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दो या पाई को लोन पेयर में। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, मैंने इसे लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, बस ख़त्म बात। मैं लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यही करना है, यही हमें क्या देगा? बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर्स देगा। अब हमें एक ओवरऑल कंपाउंड ढूंढना है, वही ओवरऑल कंपाउंड आप लोगों को बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, ऐसे ही चार्ज कितना है पर एटम, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी, सारे रिजल्ट, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या उसे हम लोन पेयर की तरह काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे लाखों क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आंसर आप लोगों को यहीं से मिलेंगे। तो बेसिक रूल आप लोगों के हो गए हैं। एक बार सीधा सीधा समरी करवा देता हूँ, समराइजेशन करवा देता हूँ। बहुत सरल है, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है या फिर पाई बॉन्ड को लोन पेयर में। इससे ज़्यादा क्यों कुछ नहीं करना। कहीं भी एटम की पोजीशन नहीं चेंज करनी, कहीं भी हमें चार्ज चेंज नहीं करना, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं करना। हम कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम मोर देन वन प्लेस पे पाई बॉन्ड को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा रियल कॉन्सेप्ट। तो एक बार इसका रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोगों को मैं बेहद शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम क्यों इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक पाइप है और ये पाइप जो है वो एक प्लेन में रखा हुआ है। आप बहुत प्यार से सोचिए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये एक पाइप है, आप लोगों ने इस पाइप को बंद कर रखा है और ऊपर से इसमें थोड़ा सा पानी डालने का एक होल बना रखा है। तो आप यहाँ से इसमें ठंडा मीठा पानी डाल रहे हो, ये दोनों तरफ से बंद है। आप ये सोचिए कि पानी डालने के लिए आप लोगों ने दो अलग अलग जगह पे होल बना रखे हैं। अब आप यहाँ से पानी डाल रहे हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि इतना सा पानी यहाँ होगा और इतना सा पानी यहाँ होगा? रेजोनेंस यही कहता है कि एक्चुअल में आप यही गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पानी लिए बैठे हो, यहाँ पे पानी लिए बैठे हो। यदि ये पाइप पूरा प्लेन में है तो पानी एक्चुअल में आप लोगों को एक लेवल में पूरे पाइप में मिलने वाला है। यही रेजोनेंस कहता है। कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ द पाई ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इन सेम प्लेन, हम एक डाई इन बना रहे हैं, ब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन में हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब यदि आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप लोगों को ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे। ये क्या है एक्चुअल में? ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मतलब हम दो जगह पे पाई बॉन्ड मान रहे हैं। भाई हमारा लुईस स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है ना कि इन दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है। तो हम तो ये मान रहे हैं ना कि पानी यहाँ पे है और यहाँ पे है। रेजोनेंस कहता है नहीं भैया, आप गलत कह रहे हो। पानी जो है बह रहा है और पानी पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यदि अपना पाइप नीचे से ऊबड़ खाबड़ है, मतलब नीचे वाला प्लेन ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो, यदि ये ऊबड़ खाबड़ है नीचे से, तो कहीं पानी ज़्यादा होगा, कहीं पानी कम होगा। ऐसा यहाँ भी होता है। किसी किसी जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, कहीं कहीं पे कम हो सकती है। कैसे, ये हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। तो आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस ये कहता है
कि आप गलत सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है। यदि ये सब ऑर्बिटल सेम प्लेन में हैं तो इनमें मिक्सिंग होना तय है और पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ तक एक्सटेंड होंगे इनफाइनाइट तक जहाँ तक सेम प्लेन में ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी आप लोग एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कार्बोनेट, मैं कार्बोनेट के थ्रू ही आप लोगों को CO3-2 है ये CO3-2, इसी के थ्रू आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये मानिए कि ये एक कार्बन एटम है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि sp2 होगा तो ये प्लेनर होना चाहिए। तो ये कार्बन एटम 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक प्लेन में है, तो ये वाइट कलर जो है ना ये बोर्ड के प्लेन में है। अब क्या करते हैं, इस कार्बन पे एक वह कौन सा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो एक p कैसा है, अनहाइब्रिड है। दिस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं यहां लिख रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? यदि ये प्लेन है, इस प्लेन में कार्बन ऑक्सीजन 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 सारे कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम प्लेन में है, तो ऑर्बिटल यूं बाहर की तरफ ऊपर और नीचे की तरफ निकला हुआ है, ऊपर एवं नीचे की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर टू द एटॉमिक प्लेन है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि अज्यूम दैट हम ऐसा सोच रहे थे जस्ट कि इसका जो सेम प्लेन वाला ऑर्बिटल है वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। हम ऐसे ही तो सोच रहे थे। हमारा लुईस स्ट्रक्चर क्या था, हमारा लुईस स्ट्रक्चर था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। हम एक लुईस स्ट्रक्चर बना के खुश थे, हमें लगा कि ये ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करता। इसका मतलब हम इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रेजोनेंस ये कहता है कि भैया आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सेम ऐसा एक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के पास भी है जो सेम प्लेन में है, ऐसा एक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के पास भी है जो सेम प्लेन में है। ध्यान से देखना, तो इसका मतलब ये है कि ये पाई ऑर्बिटल इसके साथ भी अपनी ओवरलैपिंग को एक्सटेंड करेगा। करना चाहिए ना, सेम प्लेन में है ना, तो क्यों, क्या ये सेम प्लेन में नहीं है क्या? इसका जो है वो भैंस मारी है, तो इसको भी तो होना चाहिए। इसका मतलब ये जो बीच वाला पाई ऑर्बिटल है ना, ये बीच में ये इधर भी ओवरलैपिंग कर रहा है, इधर भी ओवरलैपिंग कर रहा है, इधर भी ओवरलैपिंग कर रहा है। अब ये तो बात हो गई समझने की। अब इसे कॉपी पे कैसे उतारोगे, मुद्दा तो ये है ना, इसे कॉपी पे कैसे उतारोगे। इसीलिए हम वो रूल पढ़ रहे थे। इसे कॉपी पे उतारने के लिए हम इसके सभी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना हुआ है पहले से ही, इसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब मैं सभी कार्बन के नंबर तय कर रहा हूँ, इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3। आप लोगों के दिमाग में ये वहम नहीं आना चाहिए कि एटम की पोजीशन को बदला गया है। एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ जस्ट हाइपोथेटिकल, हम पेपर पे सॉल्व करके देख रहे हैं इस पजल को कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने मान ली कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर एंड लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। तो मैंने एक और स्ट्रक्चर बना के देखा इसका, जिसमें मैंने इस पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए इस पे 3 लोन पेयर आ गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। ये वाले कार्बन के साथ मैंने डबल बॉन्ड बना दिया है, अब इसका चार्ज गायब हो गया है। और इस वाले ऑक्सीजन पे वही के वही मैंने 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज बनाया है। ऑक्सीजन यही फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में मैं थ्योरेटिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बन फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन नंबर 1। सेकंड में बताने की कोशिश कर रहा हूं कार्बन कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन नंबर 2। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जो इसके साथ बना सकता है, सेम पाई बॉन्ड इसके साथ भी बना सकता है। अब आप लोगों ने रेजोनेंस खूब पढ़ा होगा, रूल खूब पढ़े होंगे, इस तरह से समझने की कोशिश नहीं करी होगी कि रेजोनेंस कहना क्या चाह रहा है। रेजोनेंस थ्योरी एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है, रेजोनेंस थ्योरी कहना चाह रही है कि आप लोग सभी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर्स बना के देख लो। अब हम यूं अज्यूम कर लें कि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। रूल्स को हम कहीं भी नहीं तोड़ रहे हैं। नेट नेगेटिव चार्ज 2 था, इस पे भी 2 है, एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, अब इधर की साइड थर्ड ऑक्सीजन के साथ क्या बना दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए। यदि आप लोग ध्यान से समझोगे ना तो ये थ्योरी बहुत आसान है, बहुत तरीके से ये आप लोगों को, बहुत सिस्टम से आप लोगों को ये बताती है कि अब आप लोग यहाँ पे 1 2 3 अपना नंबर फिक्स रखिए, इसे चेंज नहीं करिए।
मैंने 3 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन मैंने अभी भी एक रूल बताया आप लोगों को कि किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब न तो कंपाउंड ऐसा है, न ही कंपाउंड ऐसा है, न ही कंपाउंड ऐसा है। तो भैया क्यों मजाक कर रहे हो, असली स्ट्रक्चर क्या है वो भी बता दो, है ना। तो बताने के लिए डीएन बाबा है। असली स्ट्रक्चर इन सब को मिला के हम ओवरऑल स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हैं पेपर पे। तो पेपर पे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि देखो सिंगल बॉन्ड तो हर ऑक्सीजन के साथ हमेशा था, सिंगल बॉन्ड तो बना रहने दीजिए, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा था, परमानेंट था। लेकिन पाई बॉन्ड एक बार इसके साथ था, एक बार इसके साथ था, एक बार इसके साथ था, तो कभी इसके पास होता है ये, मैं इमेजिन ही कर रहा हूं अभी, कभी इसके पास होता है ये, कभी इसके पास होता है। मतलब इस एक बॉन्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक लड्डू 3 भाइयों को बांट बांट के दे दिया गया है। नेगेटिव चार्ज भी रोटेट करता है, इस पे नेगेटिव होता है, कभी इस पे नेगेटिव होता है, कभी उस पे नेगेटिव होता है, तो सभी पे नेगेटिव होता है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब पार्शियल नेगेटिव, नॉट कंप्लीट, ये पार्शियल है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सबको बांट दिया है मैंने। दिस स्ट्रक्चर इज रियल और रेजोनेटिंग, दिस स्ट्रक्चर इज रियल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल कंपाउंड ऐसा है। क्या ये कंपाउंड हमारे उस क्वेश्चन को सोल्व करता है कि तीनों के तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होते हैं? हाँ करता है। क्यों? क्योंकि तीनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। कितना बॉन्ड ऑर्डर है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। कॉन्सेप्ट बहुत सरल है कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में पाई ऑर्बिटल यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में मिले तो आप उनमें क्या कर दो, वहां तक ओवरलैपिंग करा दो जहां तक वो प्लेन में है। यदि वो आउट ऑफ प्लेन है तो फिर हम ओवरलैपिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे और ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं ताकि और बढ़िया से आप लोगों को समझ में आए। तो भैया अब हम लोग सीधे आएंगे ट्रिक पे। अब क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, हम जान गए हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स का मतलब है, हम ये कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। अब हम सीधा निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है और चार्ज कितना है, किसी एक एटम पे पर्टिकुलरली कितना चार्ज आएगा। तो सबसे पहले सेम कार्बोनेट से ही शुरू कर रहा हूं मैं, CO3-2 कार्बोनेट। अभी अभी आप लोगों ने कार्बोनेट का एक लुईस स्ट्रक्चर बनाया था और इस लुईस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक जगह डबल बॉन्ड बनाया था, 2 जगह पे सिंगल बॉन्ड बनाए थे। हर एक लुईस स्ट्रक्चर में यही था, आप लोग यदि देख पा रहे हो तो तीनों लुईस स्ट्रक्चर नियरली आइडेंटिकल थे। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप लोग देखिए कि एक पाई बॉन्ड था, कितना पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोगों ने, 1 2 3 टाइम, तो 1/3। कितने लड्डू थे, कितने जनों को बांटे, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, इसे कहते हैं एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर एवरेज 1/3। दोबारा समझा देता हूं, कितने लड्डू थे और कितने जनों को बांटे गए। तो आप लोग 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने बताया, पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए और आपने कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया आपको लुईस स्ट्रक्चर से अंदाजा हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड था, मैंने 3 जनों को बांट दिया तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/3। एग्जैक्टली 1/3 एक्स्ट्रा आ गया, एक पहले से था, आप लोग देख रहे हो तो 1 + 1/3 आएगा। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर एवरेज 1/3 + 1, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो था ही। अब इसमें +1 करना हो सकता है आप भूल जाओ, इसलिए इस तरीके को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, टोटली हम लोग एक काम करते हैं, सिग्मा एंड पाई सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल कितने बॉन्ड थे, 4। कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए, 3 जनों को 4 बॉन्ड बांटे गए, तो एक के हिस्से में कितना आया, 4/3। इट इज फाइनल आंसर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, वो जस्ट प्रीवियस जो मैंने बताया है उसे अप्लाई तब करना है जब पाई बॉन्ड को ही फाइनली कैलकुलेट करना है। यदि ओवरऑल एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप लोग क्या करिए, टोटल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और कितने जनों को बांट दिया, 3 जनों को। अब एक ऑक्सीजन पे एवरेज चार्ज कितना है, एक ऑक्सीजन पे एवरेज चार्ज कितना है एट ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम पे कितना एवरेज चार्ज है। देखिए टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव को कितने जनों में बांटा गया, 3 जनों में बांटा गया, क्योंकि हर एक पे पार्शियल नेगेटिव था, तो -2 / 3। 2 नेगेटिव चार्ज था, कितने जनों को बांटा गया, 3 जनों को, मतलब एवरेज चार्ज हमारे पास आ गया -2/3। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं।
थोड़ा कम समझ में आया हो तो इस एग्जाम्पल में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का मैं एक स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक सल्फेट आयन का जनरल स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे बनाएंगे, हर एक ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होंगे, जहाँ जहाँ वो नेगेटिव होगा, जहाँ वो न्यूट्रल होगा वहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। अब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, किसी एक लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट लुईस स्ट्रक्चर बना दीजिए आप लोग, इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दीजिए। आप लोगों के दिमाग में कभी ये न आ जाए कि इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इधर रख दिया, इस ऑक्सीजन को इधर रख दिया। नहीं भैया, एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या लगा दीजिए, इस बार नेगेटिव लगा दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबको मत छेड़िए, बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वही कर सकते हो कि आप लोग क्या करोगे, इस बार इस वाले को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, इस वाले को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोगों का बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऐसे ही आप लोगों का सल्फर और इधर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दीजिए, ऊपर एवं नीचे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब ये तो हो गई लुईस स्ट्रक्चर बनाने की बात या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की बात। ये एरो लगाने का मतलब है दीज ऑल आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये इक्विलिब्रियम में नहीं, ये इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये एक ही कंपाउंड को हम थ्योरेटिकली बना के देख रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है हर एक ऑक्सीजन पे कभी न कभी नेगेटिव था और हर एक ऑक्सीजन कभी न कभी डबल बॉन्ड बनाता है। तो पार्शियल बॉन्ड बना दीजिए, पार्शियल नेगेटिव सब पे लगा दीजिए। अब देखते हैं एवरेज क्या रहा बॉन्ड ऑर्डर। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने बॉन्ड थे, 6। कितने जनों को बांट दिए हमने, 1 2 3 4 4 जगह बांट दिए ना। देखो 1 2 3 4 4 बार हमने बांटे। कितने लड्डू बांटे, 6 लड्डू बांटे। तो एक के हिस्से में कितने आए हमें पता चल गया। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5 है ना। ऐसे ही एवरेज चार्ज एट ऑक्सीजन एटम। तो एवरेज चार्ज के लिए टोटल चार्ज देख लीजिए -2 था, -2 था। कितने एटम में बांट दिया हमने, 4 एटम में बांट दिया, डिवाइडेड बाय 2। इट इज कॉल्ड एवरेज चार्ज। ठीक, ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं PO4 3 नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका सबसे पहले एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब आप लोगों को हवाबाजी करनी है, मतलब सीधा हवा में सीखना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना है क्योंकि दिमाग की नसें फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालें, बेचारा गरीब सा दिमाग होता है। एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब आप क्या करें, किसी लोन पेयर को पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट करते चले जाएं। तो इस तरह से आप लोगों को दिखेगा। बहुत मेहनत का काम है यार, ये डॉट डॉट बनाना जीवन का सबसे टिपिकल काम है। तो आप लोग भी देख रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ऐसे ही सबको बारी बारी से बांटिए, सबको बारी बारी से बांटिए। मतलब अब इसका लोन पेयर जो इसको पाई बॉन्ड, सबको मौका देंगे भैया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं सीधा सीधा। फॉस्फोरस पे 4 ऑक्सीजन एटम हैं और इन चारों ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक दिन नेगेटिव सब पे आएगा, सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। खत्म बात भैया। चलिए ठीक है, अब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर एंड एवरेज चार्ज निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर एवरेज निकालने के लिए टोटल बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। कितने जनों को बांट दिए, 1 2 3 4 टाइम बांट दिए, सीधा बॉन्ड ऑर्डर आ गया भैया। ऐसे ही चार्ज निकाल लीजिए। तो एवरेज चार्ज कितना होगा, तो 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, टोटल कितना है -3। कितने जनों को बांट दिया, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन एटम को बांट दिया, -3/4 एवरेज चार्ज हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछने वाला हूं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम बहुत मस्त वाला एक क्वेश्चन करते हैं। तो बने रहिएगा, है ना। कहीं आप लोग जो हार गए हो, थक गए हो और बहुत थकान सी, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है यार। तो प्यारे बच्चों ले चलता हूं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO bond order। CO
बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका एक क्वेश्चन है। आप लोगों को कंपाउंड मिले कार्बोनेट, इसके अलावा आप लोगों को मिला HCHO, इसके अलावा आप लोगों को मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, HCO2 नेगेटिव। 4 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं। सबसे पहले हर एक का, अब ऐसे तो है नहीं कि इतने सारे लुईस स्ट्रक्चर एग्जाम में बना के बैठ जाओगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इनके सिंपल लुईस स्ट्रक्चर बना लो। अब आपने कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर बना लिया है। अब कार्बोनेट के लुईस स्ट्रक्चर में हमें क्या है मिलेगा और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है इसकी बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट। तो आप लोग यहाँ पे सभी के लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसे कि मैं बना रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, C पे O नेगेटिव एंड आप लोगों को क्या लेना है H एंड यहाँ पे क्या लेना है डबल बॉन्ड O। चलिए जी, स्ट्रक्चर तैयार हैं सारे के सारे। अब चारों स्ट्रक्चर आप लोग बना चुके हो। देखो क्या करना है, अब सभी के लुईस स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाओगे तो आप लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमें स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, स्मार्ट अपने आप हो जाएंगे वक्त के साथ, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो इन सब में रेजोनेंस पॉसिबल है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। आप इसे यहाँ ले आइए, ये यहाँ चला जाएगा, बारी बारी से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। 4 बॉन्ड कितनी जगह पे गए, 3 जगह पे, ठीक। अब इसमें आ जाइए, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजो। तो रेजोनेंस ही नहीं है तो भैया बॉन्ड ऑर्डर सीधा है, बॉन्ड ऑर्डर सीधा सीधा कितना है 2। यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस होता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखिए 3। अब यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, आप लोग ऐसे सिर्फ एक और लुईस स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो। तो 1 2 3, इस हाइड्रोजन वाले को काउंट मत कर लेना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये 3 बॉन्ड हैं और कितनी जगह पे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिर्फ 2 जगह पे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने गर्मा गर्म बढ़िया ऑर्डर तैयार है। 3/2 होता है 1.5, ये होता है 1.33। तो सबसे पहले होगा कार्बोनेट जिसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है, इससे ज़्यादा है HCOO नेगेटिव में, इससे ज़्यादा है HCHO में, और सबसे ज़्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। इट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जाम्पल बदल रहा हूँ। सल्फेट, ऐसे ही ले लिया मैंने सल्फाइट, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बताइए, सल्फेट एंड सल्फाइट में। तो देखिए सबसे पहले सल्फेट का लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब मैं डॉट डॉट नहीं लगाऊंगा, मैं थक चुका हूँ डॉट डॉट लगा के। ऐसे ही SO3 में आप लोग सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना लीजिए, खत्म बात, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे तो आप लोग जानते हो रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हो हर जगह रेजोनेंस होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना, सीधा 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई, ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे, बॉन्ड ऑर्डर 6 डिवाइडेड बाई 4। 6 बॉन्ड थे, 6 लड्डू थे, 4 जनों को बांट दिए गए। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे लड्डू ही कितने, 1 2 3 4, 4 लड्डू हैं, कितने जनों को बांटे, 3 जनों को। 6/4, 3/2, 1.5, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि सल्फाइट के कंपेरेटिवली सल्फेट में ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है PO4 3 नेगेटिव। ऐसे ही आप लोग देखिएगा HPO3 ले लूँ क्या, HPO3 2 नेगेटिव, ऐसी H2PO2 नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। यहीं से इसी रेजोनेंस से आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो। और ऐसा कोई पेपर आज तक जेईई या नीट में नहीं बना होगा जिसमें रेजोनेंस पर क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना लीजिए PO4। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना आप लोगों को, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, कितनी जगह पे, 4 जगह पे, 5/4 बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया है तो आने दो।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर तो आने चाहिए। P पे एक H होगा, एक O नेगेटिव होगा, फिर दूसरा O नेगेटिव होगा, फिर एक P डबल बॉन्ड O होगा। हाइड्रोजन को रेजोनेंस में मत ले जाना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई कितने जगह, 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए 4/3। ऐसे ही H2PO2 नेगेटिव, तो फॉस्फोरस पे एक नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ दीजिए। कितने, 3 क्या थे, बॉन्ड थे, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए। इस तरह से समझ में तो आ रहा होगा। सीधा सीधा है, लड्डू कितने कितनों को बांटे। वहाँ पे 3 लड्डू हैं, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में 1 बॉन्ड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड, टोटल हो गए 3। कितनी जगह बांटे, एक तो इस जगह देने, एक इस जगह देने, ठीक। तो एक हो गया 3/2, एक हो गया 4/3, एक हो गया 5/4। पहले से ही ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो यहीं पे ऑर्डर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो बजाइए ताली बच्चे लोग। अब बहुत आसान सी बात थी कि इसे अप्लाई करना कितना आसान था, शुरू में समझने में कितना जोर आया आप लोगों को। पाइप आ गया बीच में पता नहीं प्लेन में है या नहीं है ना, ये सब बातें ठीक है। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो इसे सिखाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपकी सुपर ट्रिक, सुपर इजी ट्रिक, सारी ट्रिक यही है। ये आसान है, अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन घूमता है तो फिर आपका सहारा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मतलब तब आप लोगों को क्या काम आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है। तो प्यारे बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। तो अब आप लोगों को मैं ले चलता हूँ रेजोनेंस की गहराइयों में, अंदर गहराई में एक गोता लगा के आते हैं। अभी तक आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर से, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ पाई बॉन्ड की लोकेशन बदल रही थी, लेकिन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सभी ऐसे एग्जांपल्स लिए जिनमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या स्टेबिलिटी नियरली सेम थी। लेकिन हर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अलग अलग कंपाउंड्स में जब आप लुईस स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, और प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि आप लोगों को अलग अलग रिलेटिव स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब रेजोनेंस में अगला रूल ये है कि यदि आपके लुईस स्ट्रक्चर्स बहुत अलग अलग एनर्जी के हैं, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, जो जितना ज़्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर है, कंपाउंड एक्चुअल में उसके जैसा ज़्यादा है, मतलब कंपाउंड, रियल कंपाउंड में उस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड। RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, हमें कौन बताएगा? तो अब आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई पेपर आपको मिल जाए जिसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, तो फिर आप लोग मेरे को बताइएगा। अभी 2 कॉन्सेप्ट और बाकी हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने सिंपल सीखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर एंड एवरेज चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी, और इसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा कि हमें लुईस स्ट्रक्चर में ऐसे लोन पेयर्स को कैसे ढूंढना है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो स्टेप 2 पे हम लोग आ गए हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं। तो ये जो रूल जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली बात। और रूल्स सभी के सभी, ऑल रूल्स आर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है प्यारे बच्चों। यदि आपने इस सीक्वेंस में सोचा तो आपका आंसर सही होगा, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि कोई भी गलत सीक्वेंस में सोचेगा तो उसका आंसर तुरंत से गलत हो जाएगा, तो यहाँ मिस्टेक्स बहुत जल्दी होती है ना। तो रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट है कि हायर द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी,
उतनी कम एनर्जी होगी। तो एक कंपाउंड यानी हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाई है एक कंपाउंड की, वो कितनी स्टेबल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना बॉन्ड कैलकुलेट करना। जैसे मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसका एक लुईस स्ट्रक्चर बनाया CH2CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, टोटल बॉन्ड काउंट करते टाइम सिग्मा बॉन्ड को काउंट मत करना, क्योंकि वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 2, पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1। तो यदि मैं इसे स्ट्रक्चर फर्स्ट कहूँ, इसे स्ट्रक्चर सेकंड कहूँ, तो फर्स्ट इज मच मोर स्टेबल देन सेकंड। तो फर्स्ट जैसा ही कंपाउंड होगा, सेकंड जैसा होने के चांसेस बड़े कम हैं। अब नंबर 2, यदि आप लोगों को बॉन्ड सेम दिखे तो रूल 2 पे जाना है, यदि बॉन्ड अलग दिखे तो यहीं से डिसाइड कर लेना, इसीलिए सीक्वेंस में है। यदि नंबर ऑफ बॉन्ड से डिफरेंट है तो आपको अगले रूल्स पे जाना ही नहीं है। तो रूल सेकंड क्या है, यदि नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, यदि वो सेम है तो क्या करना है, देन द अनचार्ज्ड या न्यूट्रल, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो बात एग्जाम्पल से बनेगी, एग्जाम्पल कराता हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसका मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। फर्स्ट रूल को लगा के देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आपको पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने, यहाँ एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा होगा। इसका मतलब आप बॉन्ड वाले यानी फर्स्ट रूल से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमें किससे सॉल्व करना है, चार्ज से। ये अनचार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, तो फर्स्ट इज मच मोर स्टेबल देन सेकंड। ये जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ये सब स्टेबिलिटी ऑर्डर है प्यारों। ये कौन से ऑर्डर है, स्टेबिलिटी। ये भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि मान लो ये रूल भी नहीं लग रहा, ये रूल भी नहीं लग रहा, तो क्या करना है, मतलब चार्ज भी सेम है, बॉन्ड भी सेम है, तो फिर चार्ज सेपरेशन लॉ लगता है कि अनलाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव शुड बी नियर टू ईच अदर, ताकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेज हों, while like charges have maximum distance। मान लो आप लोगों को ये सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ, अनलाइक चार्जेस के बीच में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, पॉजिटिव के बीच में मैक्सिमम, नेगेटिव के बीच में मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया CH2CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए, इसमें प्लस एवं माइनस दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है। मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे तो पहला रूल लगाएंगे सबसे पहले आप लोग, तो आप देखेंगे दोनों में पाई बॉन्ड सेम है। दूसरा रूल लगाएंगे कि चार्ज, तो दोनों में चार्ज भी सेम है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में जो सेम अपोजिट चार्जेज हैं वो बहुत नज़दीक हैं, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। यहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो फर्स्ट इज मच मोर स्टेबल देन सेकंड, तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 कहता है कि यदि चार्ज जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, मतलब ये रूल भी नहीं लग रहा, तो फिर नेगेटिव को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। देखो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को ये सभी के सभी रूल सीक्वेंस में देखने हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड
CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं बना रहा हूँ CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड C H एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव। अब देखिए, अब आप लोगों को बॉन्ड वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, बॉन्ड वाला रूल भी नहीं लगेगा, चार्ज वाला रूल भी नहीं लगेगा और चार्ज सेपरेशन रूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज में सेपरेशन दोनों जगह पे सेम है। तो अब देख रहे हो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। इफ इट इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, इट इज स्ट्रक्चर सेकंड, तो फर्स्ट इज मच मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो कि अच्छे से होल्ड कर सकता है, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो कि होल्ड नहीं कर सकता। तो जो लायक है उसी को दिया जाए, मतलब रूल ये है। रूल अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी रूल आप लोगों को बताता हूँ। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बल्कि ये आप लोगों का सबसे शानदार टॉपिक है, तो इसे ज़रूर से पूरा कंप्लीटली कॉपी में लिखिएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। और नेक्स्ट रूल नंबर पता नहीं कितना है, ये शायद 5th होगा और कुछ नंबर ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस रूल से आप लोगों के इतने क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ये रूल कहता है कि एक कंपाउंड के यदि सिमिलर एनर्जी के लुईस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देन रेजोनेंस फ्रूटफुल है, देन रेजोनेंस उस कंपाउंड के लिए एक वैलिड थिंग है। यदि आप लोग ऐसे लुईस स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हो जो बहुत अनस्टेबल हैं, बहुत डिफरेंट, बहुत हाई एनर्जी के हैं, तो फिर रेजोनेंस का कोई सेंस नहीं है ना। तो नियरली सेम एनर्जी containing resonating structures या canonical structures are more contributing पहली बात, and आप लोग कह सकते हो important है ना, are more important in resonance के लिए ये ज़्यादा important है। कैसे, इसे एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। हम दो कंपाउंड ले रहे हैं। एक कंपाउंड देखिए, आप लोगों ने कभी जीवन में पढ़ा होगा, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप लोगों को याद होगा H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके लिए दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाई बेसिक एसिड है, तो यह मैं लिख रहा हूँ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए पहला H पॉजिटिव रिलीज करना बहुत आसान होता है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka1। लेकिन जब HSO4 नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव लॉस करता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो Ka2 वैल्यू के कंपेरेटिवली Ka1 मच ग्रेटर होता है। मतलब पहली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है। इसका मतलब पहला H पॉजिटिव रिलीज करना बहुत आसान है, दूसरा H पॉजिटिव रिलीज करना बहुत मुश्किल है। पता है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ छुपा हुआ है। ऐसे आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पढ़ते हो कि फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ते फिनोल हैज रेजोनेंस स्टेबिलिटी, है ना। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऐसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप कभी नहीं पढ़ते कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी, लेकिन आप पढ़ते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन हैज रेजोनेंस स्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहीं से मिलने वाला है। यदि आप H2SO4 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग इसे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, इसे लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे। इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। HO, ये सिंगल बॉन्ड ही रखिएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगा दीजिए और ये इसका एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार है। यदि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कंपेयर करके देखो, इसे स्ट्रक्चर फर्स्ट मानो, इसे स्ट्रक्चर सेकंड मानो, कंपेयर करके देखो तो आप लोगों ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, पहली बात। दूसरी बात, ये चार्ज बहुत दूर दूर है। तीसरी बात, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है। तो स्टेबिलिटी आप लोग यदि कंपेयर करोगे स्टेबिलिटी को, तो फर्स्ट इज मच मोर स्टेबल देन सेकंड। इसका मतलब इस सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई सेंस नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब
इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि रेजोनेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन H2SO4। तो H2SO4 में रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, ये इजीली अपना H पॉजिटिव लॉस कर देता है। जब आप चलते हैं HSO4 पे, जब ये अपना पहला H पॉजिटिव लॉस करके कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव बनाता है, तो HSO4 नेगेटिव को आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो इसके बतेरे लुईस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो यदि आप लोग यहाँ देख रहे हो तो यहाँ देखो, आप इसे कन्वर्ट करके देखो, जो नेक्स्ट आप लोगों का कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा ना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को। ये कंपाउंड जो मासूम सी शक्ल का है, ये बहुत ही शैतान कंपाउंड है। क्यों शैतान है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हो, देन स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड है ना, स्टेबिलिटी के केस में आप लोग कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज नियरली इक्वल टू सेकंड, या आप आइडेंटिकल कह सकते हो दोनों कंपाउंड्स को। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है टोटल कंपाउंड में, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, बॉन्ड भी वही है, सब कुछ वही है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब HSO4 में यहाँ पे रेजोनेंस, इट हैज रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी रखता है प्यारे बच्चों। वो प्रीवियस जो आपका H2SO4 है ना, उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होती, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होने की वजह से अब ये H पॉजिटिव लॉस नहीं करता, इसीलिए K2 बहुत स्मॉल होता है। प्यारे बच्चों, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, जेई में, नीट में हर जगह काम आने वाला क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह आप लोगों को काम आएगा। फिर से बता रहा हूँ, यदि आप किसी कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, और यदि एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो मत बनाओ, वहाँ रेजोनेंस की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ एक्सटेंशन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन यदि नियरली सेम एनर्जी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंपाउंड को स्टेबिलाइज करते हैं। सेम एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट के केस में है। यदि आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ये हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि फर्स्ट इज मच मच मोर स्टेबल देन सेकंड, बिकॉज इन फर्स्ट देर इज नो चार्ज, इन सेकंड देर इज चार्ज, सेपरेटेड चार्ज एंड द पॉजिटिव एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। In case of carboxylate ion, there is much difference between carboxylic acid and carboxylate ion. Why? Because in case of carboxylate ion, the resonating structures have, in this case, both structures have identical or nearly same energy. It means stability is same. तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस मायने रखता है और यहाँ पे रेजोनेंस का कोई खास सेंस नहीं है। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी आप लोग जानते हो, एक और एग्जांपल भी कराने का मन है मेरा, मैं कराऊँ कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग जो है इतने से एरिया में इसको करने की कोशिश करिए। मैं इतने से एरिया में छोटा छोटा नन्ना लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग फिनोल को जानते हो तो ये है प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा, कितना छोटा सा फिनोल है। इस फिनोल में रेजोनेंस की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इस फिनोल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट इज मच मच मोर स्टेबल देन सेकंड। बट इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, जब आप फिनोक्साइड आयन पे जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ही नेगेटिव चार्ज है जो कि रोटेट होता रहता है। तो इस नेगेटिव चार्ज को सिर्फ रोटेट कर देना है। इट मीन्स द फिनोक्साइड आयन हैज मोर इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलाइज करता है मॉलिक्यूल को, यहाँ रेजोनेंस का कोई खास सेंस नहीं है। कोई खास सेंस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रेजोनेंस होता ही नहीं है, रेजोनेंस वहाँ भी हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग उतना प्रबल, उतना स्ट्रांग नहीं है
जितना कार्बोक्सिलेट आयन में है उतना कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं है, जितना HSO4 नेगेटिव में उतना H2SO4 में नहीं है, जितना फिनॉक्साइड आयन में है उतना फिनोल में नहीं है। ऐसे ही HSO4 नेगेटिव से जस्ट आगे जाओगे सल्फेट आयन में, वहाँ पे रेजोनेंस और ज़्यादा मायने रखता है, रेजोनेंस वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उसमें सभी के सभी स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, आइडेंटिकल बनते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मैंने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यार से चाहे रिवाइज करके पढ़ लेना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस आधे घंटे से आपके 1-2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बन रहे होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐसे लोन पेयर्स को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब हम जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो लोन पेयर कहाँ लगाने हैं, पाई ऑर्बिटल्स में, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। इससे ऑब्वियसली कंपाउंड की शेप, जियोमेट्री सब बदल जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और आप लोगों को पता होगा कि अपना एक टेलीग्राम ऐप भी है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ऐप पे आप लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अब जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो उस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि क्यों हमने जब शुरू में पढ़ा था कि एक ट्राइसिलाइल अमोनिया या ट्राइसिलाइल अमाइन में लोन पेयर होते हुए भी ये sp2 क्यों होता है, जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, इसे sp3 होना चाहिए था। Why it is sp2? यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर अज्यूम दैट यहाँ पे है, sp ऑर्बिटल में है। अब यहाँ पे सेम प्लेन में एक सिलिकॉन है और इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्योंकि सिलिकॉन पे वैकेंट d ऑर्बिटल है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल है। यदि वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ सेम प्लेन में है। यदि ये सेम प्लेन में है तो इनके अंदर क्या हो जाता है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है, और इसका रिजल्ट होता है एक पाई बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोन पेयर क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो कहाँ पे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो जब आप इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सिलिकॉन एटम एक्चुअल में नाइट्रोजन के साथ सेम प्लेन में जुड़े होते हैं। सेम प्लेन का मतलब है ये सब के सब बोर्ड के प्लेन में है, सभी का एटॉमिक प्लेन सेम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है। तो वो sp3 है, सभी के सभी सिलिकॉन sp3 है, तो ये सब के सब जो है वो ट्राइपोड की तरह है। अब इसका जो एक लोन पेयर था वो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में था। किसमें था, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। अब आप लोग कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा किससे, सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, और ये दोनों सेम प्लेन में है। सेम ऐसे ही इसमें भी एक वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये भी इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही आप लोग इसके साथ भी पाई बॉन्ड बनवाइए, क्योंकि भैया ये सब के सब एक ही प्लेन में है। अब देखिए सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन यदि बोर्ड के प्लेन में है तो ये बोर्ड के प्लेन से जस्ट परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल निकले हुए हैं। अब यहाँ का लोन पेयर कितनी दूरी में शेयर हो रहा है, ये पानी है, इतनी दूर बह रहा है, ये इतनी दूर बह रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो यही पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा, यही पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा, यही पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा ना वो ये होगा, नाइट्रोजन SiH3 एंड SiH3, और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यदि आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे एवरेज, तो आप लोगों को क्या करना है, टोटल कितने बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड इस लोन पेयर की वजह से, 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 डिवाइडेड बाई 3, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया एवरेज। प्यारे बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, वो लोन पेयर पार्टिसिपेट करने की वजह से इसका एक p अनहाइब्रिड हो गया जिसमें लोन पेयर था, और वो लोन पेयर क्या करने लग गया, अब पाई बॉन्ड बनाने लग गया। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे आप लोग एक कंपाउंड देखिए, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में इसे जरूर पढ़ा होगा, इस पे नीट में 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। ये कंपाउंड आप लोग देख रहे होंगे, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आप लोगों को नजर आएंगे। जब आप लोग इस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, आप लोगों को sp3 दिख रहा होगा, लेकिन ये होता sp2 है।
क्यों होता है? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्लस, इस पे अब एक ही लोन पेयर ऐसा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक लोन पेयर तो गया, तो ये लोन पेयर अब इसका नहीं है, इसने उधार दे दिया है किसी को, तो जब ये इसके पास है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो आप इसे काउंट कैसे कर सकते हो? तो काउंट नहीं करना है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए। अब देखिए जो क्वेश्चन आया था उसका बेसिस ये था, उस क्वेश्चन का बेसिस ये था कि इनमें से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, पता है? कंपेयर करो आप लोग, इसको छोड़ दो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो मैं यदि इसे फर्स्ट कहूँ, इसे सेकंड कहूँ, इसे थर्ड कहूँ, तो फर्स्ट ऑब्वियसली मोस्ट स्टेबल होगा, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में से कौन स्टेबल होगा? सेकंड में प्लस और माइनस की डिस्टेंस देखिए, थर्ड में प्लस एंड माइनस की डिस्टेंस देखिए, देन थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्वेश्चन था पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम है। यदि स्टेबिलिटी कम है तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। प्यारे बच्चों मज़ेदार है ये, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग देखिए ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो उसको आप जानते हो, फ्यूरेन है ना, ये पायरोल है, इनके नेम भी आप लोग जानते होंगे। ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी sp2 होता है प्यारे बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि इसका लोन पेयर भी भटक रहा है, इसका कंट्रोल नहीं है इस पर, बच्चा बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ बच्चा सड़क पे घूम रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ मन कर रहा है घूमे जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये भी घूम गया, यदि ये घूम गया तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी अब क्या नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप कैसे ढूंढोगे कि लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? तो सीधा देख लो, लोन पेयर वाला एटम यदि किसी भी ऐसे एटम से बॉन्डेड है जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो वहाँ पे वो उसके साथ क्या होगा, कंजुगेशन में होगा, रेजोनेंस में होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं। आप लोगों को मेरा तो ये था कि आज आप लोगों को बैक बॉन्डिंग भी कराऊंगा, लेकिन इतना टाइम बचा नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया वैसे ही, और रात के 1 बजने वाले हैं। तो बच्चों अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैक बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। अब जब बैक बॉन्डिंग पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब आप लोगों को उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। यदि कोई भी आप लोगों को कहे कि सीधी ट्रिक होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन, VACPR, बेंट रूल, हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब मिला के एक क्वेश्चन को सॉल्व करती है, डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड पैरामीटर के। और यदि आप लोग ट्रिक सीखोगे तो आप 4 कंपाउंड तो कर लोगे, 5वां कंपाउंड आती दुनिया बदल जाएगी। तो यदि आपके अंदर आग है, यदि आप लोग अपनी रैंक तक सोच रहे हो, एक पर्टिकुलर आप AIR पे काम कर रहे हो, आप AIR पे सोच रहे हो, तो आपको आग चाहिए। और जब आप AIR पे सोचोगे ना तभी सिलेक्शन मिलेगा, यदि आप सिलेक्शन पे सोचोगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पूरी आग झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आप में जितनी है। और यदि अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो फिर थोड़ी आग नीचे भी झोंक देना, मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, इससे मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने सजेशन, अपना प्यार ज़रूर से लिखिएगा, और टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में डाउट डिस्कशन भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।